जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और इसके लिए ई परीक्षा ने आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज आरंभ की है, जिसके अंदर आज हमारा जो पेपर है वो है पेपर नंबर 7, यानी कि मॉडल पेपर नंबर 7 पे आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 6 पेपर पे डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो हमारे पेपर्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब पे जाइएगा और वहां पर जाकर आप जो वीडियो सेक्शन है उस वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं पेपर्स में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले प्रत्येक पेपर और सभी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा हमारा एक मॉडल पेपर का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ई परीक्षा का, जिससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 8696503800। इससे आप अपना नेम और स्टेट भेजकर इससे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी मिल सके, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल सके, पेपर की पीडीएफ मिल सके और इसके अलावा एग्जाम के बाद में रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा हमारा एक नवोदय क्विज पीडीएफ ऐप है, जिसके अंदर आपको कुछ फ्री पीडीएफ्स, क्विजेस और मॉडल पर यहाँ पर मिलेंगे, जिसके आप प्रैक्टिस परीक्षा से पहले जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्विजेस और क्वेश्चन हैं जिसको आप परीक्षा से पहले जरूर सोल्व करके जाइएगा। आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद में प्ले स्टोर पर जाकर आप इसमें 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट आप लिखकर अपना पोस्ट जरूर कीजिएगा। इतना काम आपको जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे पेपर नंबर 7, और पेपर नंबर 7 का जो सेक्शन नंबर फर्स्ट आप सभी को पता है कौन सा होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट वो आपको देखने से पता चल रहा है कि सर ये किसका है, डिफरेंट फिगर या भिन्न आकृति का ये प्रश्न आपका है, डिफरेंट फिगर या भिन्न आकृति का ये क्वेश्चन आपके पास में है। देखिए सर, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि आपके पास में 4 डायग्राम्स होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक किसी ना किसी तरह से डिफरेंट है, आपको भिन्न है, उसको हमें फाइंड आउट करना होता है, जिसे आप ओड मैन आउट भी कहते हो। तो फटाफट से अपने आंसर्स पे साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, ताकि आप भी अपनी तैयारी को जांच सको कि आपकी तैयारी कितनी परफेक्ट है, और मैं आपको जो सोल्यूशन कराऊं उसको भी सीखना है कि किस तरह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। देखिए सर, अगर ए, बी, सी और डी को आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि सर चारों अलग अलग है, तो किस तरह से किसी ना किसी एक तरह से तो सबको सेम करें कि इसके अंदर ये यहाँ बना हुआ है, इसमें ऐसा है, इसमें इसका जैसा है, इसमें इसका जैसा है। नहीं सर, ऐसे तो कोई पता नहीं चलेगा, चारों डिफरेंट डिफरेंट है। फिर सर एक वे है, देखो अगर आप इसके सेंटर की तरफ देखो कि बीच वाला, इसका बीच वाला सेंटर वाला फिल किया हुआ है, इसका भी फिल किया हुआ है, इसका भी फिल किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए का जो सेंटर है वो सेंटर फिल नहीं किया हुआ है, वो आपका क्या है सर, उसको व्हाइट किया हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखना चाहो कि बाकी सभी से, तो जैसे अगर आप इसकी तरह से देखोगे तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और अगर इन दोनों को देखोगे तो ए और सी डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सेंटर के ऊपर जाते हो कि हाँ सेंटर वाला देख लेते हैं कि सेंटर वाला इसका व्हाइट है, इसका ब्लैक है, इसका ब्लैक है, इसका ब्लैक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका डिफरेंट हो जाएगा। आपको डिफरेंट फिगर में किसी भी एक वे में ऐसा फाइंड आउट करना है कि उस पैटर्न से 3 तो सेम हो जाए, एक आपका क्या हो जाए, वहां से डिफरेंट हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं भी आपको सोल्व करवा देता हूं। देखिए सर, यहाँ पर अगर आप डिफरेंट देखना चाहो तो किस वे में आप इसको डिफरेंट देखोगे कि सर इसके पास में जैसे 3 साइड्स है, इसके पास में 4 साइड्स है ना। यहाँ पर देखो ये क्या सर, यहाँ पर इसके पास में 4 है, ओके, इसके पास में कितनी है, 3 है, इसके पास में इधर बाहर निकली हुई कितनी है, 3 है, और इसके पास में कितनी है, 3। तो आप ये कह सकते हो कि बी, सी और डी इनमें तो 3 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर कितने 4 लाइंस आपकी बनी हुई है, इसलिए आपकी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत शानदार लग रही है, ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना आंसर्स, उससे लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए फिर कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा इसका डिफरेंट होगा। सर आपको देखने से क्या लग रहा है कि किसको डिफरेंट कर सकते हैं। सर सभी के अंदर सेम 2 डायग्राम्स हैं, सभी में सेम 2 डायग्राम्स है ना, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अंदर की तरफ ब्लैक किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में अंदर की तरफ ब्लैक किया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 को बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, डिफरेंट कौन सा होगा। सर देखने से पता चल रहा है कि सभी एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एक एक्स्ट्रा इस तरह का एक साइन बना हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, आपके कुछ स्टूडेंट्स के चारों क्वेश्चन सही है, बहुत ही शानदार। आपकी तैयारी इसी तरह से कंटिन्यू रखना, आपका एग्जाम में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए ये क्या सर हमारे पास में, सेम फिगर, सेम इज द क्वेश्चन फिगर, समान आकृति, ये तो बहुत आसान है।
ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का काम में लेंगे। देखो सर इसके जैसा सेम कौन है, सबसे पहले ऊपर का यहाँ से देख लेते हैं, ये इसके जैसा ही है, ये भी ठीक है, ये नहीं है, एक तो ये कट हो जाएगा, एक ये नहीं, ये दो तो आपके ऑप्शन रॉन्ग हो गए। इनमें पता करते हैं, नीचे की तरफ देखो ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या रहेगा सर, सेम फिगर या समान आकृति रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट से। देखो सर यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले इसको देख ले, यहाँ से ये ठीक है, ये भी इसके जैसा है, ये भी इसके जैसा है, ये नहीं है, तो एक ऑप्शन तो ये कट हो गया। अगर यहाँ का देखना चाहो तो इसमें ये है ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, तो फिर तो सर सारे ठीक हो जाएंगे। नहीं, फिर भी कोई ना कोई तो छोटा मोटा कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस होगा सर। एक तो इसमें देखो लाइन वाला चेंजेस है, ये तो इसमें तो बी तो वैसे कट हो गया। अब रही बात सर ए और डी तो एक जैसे लग रहे हैं, नहीं एक जैसे नहीं लग रहे हैं। यहाँ देखो सर चेंज हो गया ना, यहाँ पर आकर, अरे यहाँ पर आकर चेंज हो गया ना, थोड़ा सा इसमें लाइन एरो इधर बना दिया, छोटा सा माइनर मिस्टेक किया आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप में से कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया, कुछ ने ए को किया। ध्यान रखिए छोटी सी मिस्टेक, एकदम माइनर छोटी सी, उसको आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो आप इसको स्टार कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार माना जाएगा। जहां पर आपको कंफ्यूजेबल हो रहा है, आपको ध्यान से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस करने, यहाँ हम जो पेपर में आपको कुछ बता रहे हैं ना कंफ्यूजेबल किस तरह से, उसका एग्जाम में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाओ तब तक सब कुछ भूल जाओ कि हाँ सर ने कुछ बताया नहीं था, ठीक है। चलिए सर इसके जैसा सेम फिगर देखते हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसका राउंड देख रहे हो तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब इसका देखो ये कहाँ, ये नहीं है, तो इसको भी कट लग जाएंगे 2 पे, ये भी आपका नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत शानदार, आपके भी आंसर्स ऑप्शन नंबर डी मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8 को देखिए सर, इसके जैसा सेम फिगर देखो सर, ये इस तरह का होना चाहिए। अरे सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ सर पैटर्न कंप्लीट करना है। क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। आपको लग रहा है ना कि ये और ये दोनों पैटर्न एक जैसे हैं, अगर मैं हाईलाइट कर दूं इनको तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला और ये वाला पैटर्न एक जैसा है, तो फिर क्या होगा, तो इसका मीन्स कि इसका पैटर्न और इसका पैटर्न एक जैसा होगा, तो इसका एक जैसा होगा, तो बनाते हैं इसके जैसा। सर पहले इधर से लाइन बनेगी, फिर ये लाइन यहाँ से इधर आएगी, एक ये लाइन इधर से आएगी, और ये यहाँ से क्या रहेगा सर, ब्लैक ब्लैक रहेगा। अब देख लो ये ब्लैक ब्लैक इधर का होना चाहिए, बाकी ये सी डी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए फटाफट से। सर सारे सब कुछ पैटर्न एक जैसे हैं, तो पहले तो ये लाइन ऐसे आनी चाहिए, ठीक है, इसको टच कर देगी, ये इधर बन जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा, और ऐसा देख लो सर, इस तरह का देख लो, कहाँ है डायग्राम सर, इस तरह का डायग्राम नहीं, इधर नहीं है, हाँ ये सही है, ये एग्जैक्टली ठीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये भी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये लाइन इसने एक्स्ट्रा बना दी, ये वाली लाइन क्या बना दी, एक्स्ट्रा बना दी, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा बन चुकी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस लाइन को एक्स्ट्रा बना दी है, जबकि यहाँ पर इसमें ऐसे कोई लाइन ही नहीं है। क्या इधर कोई लाइन है, लाइन नहीं, तो आप कैसे बना सकते हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शन नंबर बी एंड सी में, तो कुछ बच्चे सी कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही ध्यान से करना होता है, ठीक है। देखो सर पहले क्या होगी, पहले इस तरह की छोटी छोटी लाइंस बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, इस तरह की छोटी छोटी यहाँ से लाइंस हम बनाएंगे, है ना, ऐसी एक छोटी छोटी लाइंस बनेगी, और फिर लाइंस इधर बनेगी, है ना, फिर लाइंस कहाँ बनेगी सर, इधर बनेगी। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अब देखो एक वाइट है एक ब्लैक है, एक वाइट एक ब्लैक, इस तरह से, तो ये ब्लैक था वाइट रहेगा, और ये आपका ब्लैक हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद में ये ब्लैक रहेगा, इधर से ये ब्लैक, फिर ब्लैक, और ये वाइट एंड ब्लैक, एंड ये फिर से ब्लैक। एक मिनट, यहाँ नीचे भी आपकी 2 लाइन और बनेगी ना, और फिर ये क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, और फिर ये ब्लैक रहेगा। इस तरह से अगर देखोगे तो ये यहाँ ये ब्लैक रहेगा, फिर ये ब्लैक, और देन नेक्स्ट ये ब्लैक, फिर ऐसे ब्लैक, और ये ब्लैक, और फिर ये ब्लैक रहेगा, फिर ये ब्लैक रहेगा, और फिर ये ब्लैक रहेगा। अब चेक करो सर, पहले ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, पहले वाइट आना चाहिए था ना, यहाँ से देखो पहले वाइट आ रहा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में देखना है कि यहाँ पे वाइट चल रहा है, तो ठीक है पहले वाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, वाइट ब्लैक, ठीक है। लेकिन सर ये क्या कर दिया, यहाँ तो वाइट फिर वाइट, यहाँ पे वाइट आना चाहिए था, नहीं सर ये नहीं हो सकता। ब्लैक वाइट, ये सर टाइल्स टूट कैसे गई, बीच में से टाइल्स टूट गई ना, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। ब्लैक सर पहले ब्लैक थोड़ी, पहले तो वाइट है ना, इसको कट लगाओ,
सर वाइट ब्लैक ब्लैक, ठीक है, सब कुछ देख लो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, सारा सब कुछ। बीच में देखो कोई जगह भी ऐसी नहीं है कि बीच में कोई टूट गई हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही ध्यान से करना है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर सकते हैं, ए बी सी में से कर सकते हैं, क्योंकि डी इसीलिए लास्ट में आंसर डी में दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि बच्चे यहाँ तक रुक जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन दिखाई देता है कि हम देखते हैं हाँ ठीक है, ए में थोड़ा सा देखते हैं हाँ ठीक है मिल रहा है, लेकिन यहाँ गलत हो रहा है, इसमें यहाँ टूट गया, इसमें स्टार्टिंग ही ब्लैक से कर दी, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12 को देखिए। सर इस तरह से यहाँ इसे राउंड कंप्लीट करेगा और जैसे सर्कल कंप्लीट करेगा तो इस तरह का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था सर हमारा पैटर्न कंप्लीशन पार्ट नंबर 4। सीरीज आ चुकी है श्रृंखला। चलिए पैटर्न को बनाते हैं फटाफट से, कौन सा पैटर्न यहाँ से काम कर रहा है। सर सबसे पहले देख रहे हैं कि ये आपका उठ के यहाँ चल रहा है और ये सर्कल चल रहा है यहाँ। नेक्स्ट सर्कल आ रहा है सर आपका यहाँ पर और ये चल रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स पता है क्या हो रहा है कि एक छोड़कर एक आगे चल रहा है, यानी कि बीच का एक छोड़ जाता है फिर आगे चला जाता है। इसमें बीच का एक छोड़ दिया, इसने फिर से यहाँ छोड़ दिया, इसने यहाँ से, तो एक स्पेस छोड़ के आगे चला जा रहा है। इस बार ये तो कहाँ आएगा, ब्लैक वाला, तो इस पे आएगा। तो पहले तो ये चेक कर लो कि यहाँ कौन सा है, इसमें नहीं है, एक तो इसमें है, एक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। और ये उठ के कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 का देखिए। पैटर्न बनाते हैं सबसे पहले कि कौन सा पैटर्न यहाँ काम कर रहा है। सर ये इस तरह से रोटेट हो गया 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, तो अब ये 90 डिग्री इधर रोटेट होगा, तो इसका मीन्स कि ये इस तरह से ऐसे बन के यहाँ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आप सभी भी कमेंट में अपना आंसर भेजते रहिए। यहाँ पैटर्न देखते हैं सर, यहाँ पे पहले 1 थी, फिर 3, फिर 5, 3 to 5। अब देखो 1 3 5 और अब कितना आएगा 7, तो पता कर लो 7 कहाँ पर है। 2 to 4 1 5 नहीं, 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6 1 7, तो इसमें है सर 7, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि फिर से आपका अंदर बाहर हो रहा है। देखो सर यहाँ से पैटर्न में क्या चेंज हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ। सर यहाँ पे हुआ कि जो सबसे बाहर अंदर ही अंदर था वो सर्कल कहाँ आ गया, सबसे बाहर आ गया, और फिर ये आपका ये अंदर और ये फिर उसके अंदर से अंदर चला गया। फिर सर ये सबसे बाहर आ गया, जो सबसे इनसाइड था वो सबसे आउटसाइड आ गया, और ये फिर अंदर और ये अंदर। अब ये सबसे बाहर ये आएगा, दैट मीन्स इस बार जो सबसे बाहर रहने वाला है वो आपका हेक्सागोन ये रहेगा। और देन नेक्स्ट किसका नंबर है, नेक्स्ट आपका ये किसका रहेगा, स्क्वायर का, और देन नेक्स्ट किसका आएगा, सर्कल का। तो पहले आपका होना चाहिए हेक्सागोन, इसमें नहीं है, ये है, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन आएगा, स्क्वायर, सर्कल नहीं आएगा, आपका स्क्वायर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे सी को कर सकते हैं लेकिन सी आपका रॉन्ग रहेगा, इसलिए इसमें क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, जल्दबाजी में सी या डी में से किसी एक को कर सकते हो, लेकिन डी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हेक्सागोन सबसे पहले क्या आएगा, हेक्सागोन या जो षटभुज है, उसके बाद में कौन आएगा आपका स्क्वायर, और देन नेक्स्ट कौन आएगा आपका सर्कल। तो वो आपका कहाँ मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 एनालॉजी है, जो फर्स्ट और सेकंड या सादृश्यता जिसे कहते हो, फर्स्ट सेकंड या पहले दूसरे में जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए। यहाँ से क्या हुआ सर, बाकी देखो आउटसाइड वाली सेम है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ जो 3 साइड्स की थी 4 साइड्स और फिर ब्लैक और हो गई, इतना काम करना है। व्हाइट थी, ब्लैक हो गई, 3 से 4 हो गई, तो बाहर वाली तो आउटसाइड सेम रहेगी, लेकिन अंदर ये जो 5 है वो कितना बन जाएगा 6 का, और वो पूरा क्या हो जाएगा सर आपका ब्लैक हो जाएगा। सब आउटसाइड तो सबकी सेम है, लेकिन ये 6 में और ब्लैक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 को देखिए। हो क्या रहा है कि सर ये इस जगह जा रहा है और ये इस जगह आ रहा है, और ये जो व्हाइट था वो ब्लैक, ब्लैक था वो व्हाइट, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपनी इसकी जगह चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो पहले तो ट्राइंगल यहाँ आएगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्राइंगल यहाँ आएगा जो व्हाइट रहेगा, और सर्कल यहाँ आएगा जो आपका क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ट्राइंगल और सर्कल ये रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखो पैटर्न को समझना है और पैटर्न को समझ के फिर अपना क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अच्छा सा रोटेट वगैरह हो रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, पैटर्न को समझिए इसमें, है ना, इसमें पैटर्न को समझिए हो क्या रहा है एक्चुअल में। सर ये आपका यहाँ से यहाँ चला गया, इसने इस जगह पे आ गया, और ये अपना इस जगह पे आ रहा है, लेकिन साथ में कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं। सर जो आपका इस तरह था, जैसे ये मैं इसकी बात करूं कि ये आपका इस तरह बना हुआ था, है ना, ये अपना रोटेट होके किधर हो गया, जैसे ये ऊपर गया तो इसने अपना जो फेस था वो भी अपने इसने 90 डिग्री इधर रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। ये जब ट्राइंगल यहाँ आया तो ट्राइंगल क्या बन गया, जस्ट इसका ऑपोजिट बन गया ना भाई, ऐसे था और इसने जस्ट एकदम से इस तरह से बना लिया। इसने क्या किया ब्लैक वाले ने कि ब्लैक वाले के ऊपर जो व्हाइट था वो व्हाइट ब्लैक हो गया और ब्लैक व्हाइट हो गया, ठीक है।
अब क्या करना है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये अपना यहाँ आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात, पहले तो जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल क्या करेगा, अपने आप को इस तरह से बना लेगा। ये जो व्हाइट है वो ब्लैक, ब्लैक है वो व्हाइट, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन ये क्या करता है कि जो आपका इस तरह से बना हुआ है, क्योंकि पहले वाले में क्या हुआ था, रोटेट किधर हुआ था, ऐसे तो रोटेट हुआ था ना, जो आपका इस तरह से आपका बना हुआ था ये रोटेट होकर ऐसा बना था तो घड़ी की दिशा में, तो ये अभी रोटेट होकर इधर बन जाएगा। तो ये आपका क्या कर देगा, रोटेट होकर इस तरह से इधर फेस कर लेगा। अब ये समझना है जरूरी, सबसे पहले तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ व्हाइट ब्लैक है, इसमें व्हाइट ब्लैक है, इसमें नहीं है, फिर ये नहीं हो सकता, ये ऊपर की तरफ है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन सा करें, यहाँ कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो रोटेशन किधर हो रहा है सर, इस तरफ रोटेशन हो रहा है, तो आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बी और सी दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इन दोनों का तो पता कर लोगे, नो डाउट आप इन दोनों का तो पता कर लोगे। जैसे मैं हाईलाइट करूं तो आप इसका भी बता दोगे कि ये कैसे होगा, इसको भी कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा आपके लिए जो हो सकता है वो ये वाला रहेगा, क्योंकि जब इसको रोटेट करोगे ना तो रोटेट करने पर आपको इसके जैसा ही बनेगा, इसकी तरफ रोटेट हो रहा है घड़ी की दिशा में। क्योंकि जब आप इसको देखो ना, पहले वाले को, है ना, आप इस पहले वाले को देखो कि पहले वाला रोटेट होकर कैसे गया, तो घड़ी की दिशा में गया, तो ये भी आपका घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आपका रोटेशन होगा या घड़ी की दिशा में ही ये घूमेगा। इसलिए आपका कितना आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो एनालॉजी का। क्वेश्चन नंबर 20% संख्या 20 को देखिए, क्या हो रहा है सर, ये इसको दो पार्ट में टूट गई बीच में से, और एक आपका ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, तो इसके भी दो पार्ट्स में कटेंगे। एक आपका इस तरह से वर्टिकल रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल, एक आपका खड़ा हुआ है ऊर्ध्वाधर है, और एक आपका क्षैतिज यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल और ये आपका कौन सा आ गया, हॉरिजॉन्टल, एक में ही, बाकी में तो ही नहीं ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसमें दोनों वर्टिकल है, दोनों हॉरिजॉन्टल है, दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20% संख्या 20 का। अच्छे क्वेश्चन है ना, आज वाले पेपर में कुछ क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं मेंटल एबिलिटी में भी, जो आपको कंफ्यूज करके मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से कीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 21, अगर एग्जाम में इस तरह का पेपर आ जाए तो बहुत ध्यान से करना होगा पेपर को। यहाँ देखो सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वैसे पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है, हो सकता उम्मीद है, लेकिन ये भी हो सकता है। अब आपको कि सर ये भी तो हो सकता है, अरे नहीं हो सकता, अभी देखना क्यों नहीं हो सकता। फिर से वही हाईलाइट वाली है ना, ये देखो यहाँ पर देखो इस तरह का, और एक इसमें देखो दिखाई दे रहा, कुछ चेंज हो गया ना, इसलिए आपका कौन सा रहेगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी ऐसे भी देख सकते हो, देखो कितना बड़ा सा बना हुआ है ना, एग्जैक्टली सेम कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर ही रहेगा, सही आंसर तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 21, नहीं सर ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23 को देखिए सर, यहाँ से ये नहीं हो सकता, ये ठीक है, उम्मीद है कुछ ठीक है, नहीं सर, लास्ट में जाके इसने गड़बड़ कर दिया, ये नहीं होगा, फिर ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इस तरह से तो ही नहीं ना, हाँ ये ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ये ऐसा भी ठीक है, ओके गुड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24 को देखिए, इस तरह का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही है सर, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न संख्या 25 को देखिए सर मिरर इमेज आ चुकी है, याद रखना ना, मिरर इमेज आ गई तो इस तरह का देखो सर, यहाँ राउंड में बनाओ पहले, है ना, ये राउंड बनाओ सर, राउंड सब में राउंड बनाते हैं। अब देखो सर, राउंड बनाने पर क्या लग रहा है, ये तो गया, ये तो गया, नहीं सर बी तो हो सकता है, सी नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, डी में ऐसी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 या प्रश्न संख्या 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सर, अगर आप इस तरह से राउंड बनाते हो तो ये राउंड बनाओ, ये बना सर राउंड, ये बना राउंड और ये बना राउंड। सर क्या लगता है, ए तो नहीं हो सकता, बी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सी में इस तरह का तो नहीं है और डी में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा बी। 27 अब तो आप देखकर ही बता सकते हो कि नहीं सर ये हो सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ठीक है, इस तरफ ही होना चाहिए ना, इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राउंड इधर बनेगा ना, तो ये राउंड में वाइड रहना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 27। आसान क्वेश्चन है। 28 ये तो बहुत आसान है, इस तरह का एक जेड चाहिए बस, ये देख लो सर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही मिल गया, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 28 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा, राइट आंसर 28 का ए है।
पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटना तथा मोड़ना। जब भी आपको इस तरह का दिखाई दे तो आपको पता है पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे जैसे इसके अंदर आपकी जो सलावट पड़ेगी, यानी कि पेपर को मोड़ने के बाद में जैसे आपको लाइंस बन जाती है उसमें, तो आप भी वैसा बना दीजिए। अब यहाँ पर हम हाईलाइट करके आपको मैं समझा रहा हूँ, केवल वो आप अपने माइंड में करना। जिससे पहले वाला मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि सर कौन सा राइट आंसर निकल के आ रहा है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है और ये भी नहीं है। इसके बाद में जस्ट मिरर इधर बनेगा तो ये आपका इस तरह से बनेगा। जस्ट मिरर यहाँ लगेगा नीचे की तरफ तो ये इसका मिरर हो जाएगा, ये दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो कागज क्या होता है, एक्चुअल में मिरर ही होता है। जब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे बनेगा और फिर यहाँ मिरर लगेगा तो ये इसके जैसा ऐसा बनेगा और ये इधर नीचे की तरफ। हमेशा कागज जहाँ से मोड़ के वापस घूमता है ना, वापस ओपन होता है, फोल्ड जहाँ से होता है वापस से उसको ओपन करोगे तो वहाँ मिरर या इमेज दर्पण प्रतिबिंब बना लिया करो। इसमें देखें तो जैसे ये इधर हो रहा तो इसका जस्ट मिरर इधर बनेगा और यहाँ पर अगर बनाओगे तो इसका पूरा का पूरा मिरर यहाँ बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि नहीं सर ये तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 या 30 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। 31 31 को देखिए। सर जब यहाँ से कट लगाओगे, मिरर ओपन करोगे तो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ना। और जब ये पूरा ऊपर की तरफ जाएगा तो इस तरह से आपका ये यहाँ बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। 32 प्रश्न संख्या 23 को देखो। पहले आपने पेज को इतना फोल्ड किया और फिर यहाँ 0 0 लगा दिए, डॉट लगा दिए। अब देखो यहाँ से अगर ये वापस पेज कहाँ ओपन होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, तो यहाँ पर तो बनेगा। क्या बाकी पेज पे कुछ भी जाएगा? क्योंकि बाकी पेज को तो आपने कुछ किया ही नहीं भाई। जब आपने इसको फोल्ड किया तो यहाँ तक ही तो फोल्ड किया था ना, तो ये पेज तो अभी तक यहाँ तक ही फोल्ड है। कि आपने क्या किया, बस यहाँ पर आके आपने इस पे 3 राउंड लगा दिए तो वापस ये उधर ओपन होगा। तो कौन सा बनेगा सर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ए बी कर सकते हैं कुछ बच्चे, है ना। कुछ बच्चे बी कर सकते हैं कि हाँ ऊपर है तो एक नीचे भी रहेगा, लेकिन या फिर सी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्योंकि पेज जब आपने इतना सा ही फोल्ड किया है तो वापस ओपन तो यहीं से होगा, तो यहाँ से होगा तो इसके ऊपर इफेक्ट रहेगा। नीचे वाले पेज पे क्या इफेक्ट रहेगा? कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 32 का डी आपका राइट आंसर रहेगा। ये हमारे पास में कटआउट्स, जिसे आप कहते हो कि कटआउट्स, तो 1 2 3 एंड 4 देख लीजिए। टोटल पहले तो 4 पार्ट्स होने चाहिए, इसमें तो टोटल 3 पार्ट्स हैं। ये तो वैसे कट है, इसमें भी टोटल 3 कट है। इसमें 1 2 3 4 है। उम्मीद है क्या इसमें बनने की? क्या लगता है आपको? 1 ये रहा, 2 3 एंड 4। इसमें तो सर टोटल 3 पार्ट्स हैं, वैसे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34 को देखिए। 1 2 3 एंड 4 देखो सर। 1 तो ये रहा। क्या ये वाले आपके पास में कहीं भी ऐसी कोई डिजाइन है आपके पास में इस तरह की? नहीं सर, इस तरह की नहीं है। इसको कट लगा दो 34 को। फिर सर इस तरह की कोई डिजाइन है आपके पास में? नहीं, इस तरह की भी नहीं है। क्या ऐसी कोई डिजाइन है? ये भी नहीं है। क्या ऐसी कोई डिजाइन है आपके पास में? ये 2 नंबर, ये 1, ये कितना है 3 और ये कितना है 4। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34 का। 35 में देखिए सर। 1 2 3 4 एंड 5 देखो सर। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या हमारे पास डिजाइन है क्या। सर ये देखो 2 नंबर ये रही, 1 ये रहा, बाकी वो ढूंढते जाओ। 4 है, 3 है एंड 5 है। सर लग रहा है कि सब कुछ है। क्या आगे भी देखते हैं? सर बाकी सब तो ठीक है, आप जैसे बना लोगे, लेकिन इसमें 2 नंबर कहाँ है? 2 नंबर वाली डिजाइन कहाँ है? अगर आप इस 2 नंबर वाले को ढूंढना चाहो तो नहीं है ना। इसमें तो सर ये वाली डिजाइन ही आपको कहीं नहीं दिखाई देगी पूरे में। क्या ऐसी कोई डिजाइन है आपके पास में इस तरह की? नहीं है। इसमें सर ये 2 भी है, 1 भी है, ओके, लेकिन सर ये इतने इक्वल थोड़ी तीन इक्वल पार्ट्स थोड़ी बने हुए। इक्वल नहीं बने हुए ना। एक देखो इतना बड़ा सा है, एक इतना पतला सा है, केवल एक ही तो ऐसा है। तो ये 3 4 और 5 कहाँ से लागे? 4 और 5 नंबर नहीं है ना, ये तो तीनों इक्वल है। आपको 1 और 2 तो मिल गए, आपको 1 2 भी मिल गए, और बाकी सब देखो आपके इक्वल से, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। इसमें केवल एक आप कह सकते हो कि एक इक्वल, मान लीजिए आपने 3 नंबर तो इसको बना दिया, लेकिन 4 एंड 5 कहाँ से लाओगे? ऐसा थोड़ी है 4 एंड 5, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36। 1 2 3 4 5 एंड 6 बहुत बढ़िया, इतने सारे कटआउट्स दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे स्टार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 1 ये रहा, 2 6 और ये इसके जैसा 5 है, और ये आपका कौन सा है 4, और ये आपका कौन सा है 3। तो लग रहा है कि 36 का ए हो सकता है। बाकी में देखो क्या ऐसा तो नहीं है। सर ये नहीं है, ऐसा बॉक्स तो कहीं नहीं है, कट लगाओ।
सर ऐसा इतना पतला सा नहीं, यह है ही नहीं। इस तरह का कोई, इस तरह का इतना बड़ा सा बॉक्स नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको वो फाइंड आउट करना जो आप नहीं है इसमें, है ना। ऑप्शंस में से एलिमिनेशन कैसे, इनमें से वो फाइंड आउट करो। यहाँ पर ऐसा फिगर जो इनमें से नहीं है, तो इनमें से नहीं है मतलब वो आपका आंसर नहीं होगा। इनमें सारे हैं तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 या इसका राइट आंसर रहेगा। ये कौन सा हिडन और इमीडिएट फिगर, छिपी हुई या निहित आकृति। देखिए सर इसमें ये कहाँ छिपी हुई है। सर अगर आप इसकी बात करो तो ये टेढ़ी है, तिरछी है। नहीं सर यहाँ पर तो स्ट्रेट है। नहीं स्ट्रेट नहीं है, इसमें आपकी स्ट्रेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका उम्मीद है कि हो सकता है, हो क्या सकता है, बाकी कहीं है भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। 38 ऐसा जेड फाइंड आउट कीजिए। नहीं ये नहीं है, ये रहा सर इसमें जेड। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 को देखिए। इस तरह का डिजाइन, ये रहा सर इस तरह का डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए में मिल गया आपको, तो 39 का ए हो जाएगा। 40 प्रश्न संख्या 40 को बताइए। इस तरह का कहाँ मिलेगा सर। नहीं सर ऐसा नहीं है, ये तो बहुत नीचे, जब नहीं मिलेगा तब सोचेंगे। लेकिन अभी तो आपको इसके जैसा मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम भी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का। फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए कि क्वेश्चन 40 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कुछ बच्चों के मैं आंसर्स देख रहा था, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू सही चल रहे थे। बाकी अपना स्कोर भी जरूर बता दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक टेस्ट या जिसे अंकगणित आप परीक्षण कहते हो, इसको भी समझना है, क्योंकि केवल और केवल मेंटल एबिलिटी के दम पे अगर आप देखो कि सिलेक्शन हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको अरिथमेटिक टेस्ट अंकगणित में भी 20 में से कम 17 या 18 नंबर या 19 नंबर लाने होते हैं, तब जाकर आपका सिलेक्शन माना जाएगा, है ना। 19% तो सही करने होते हैं, 18-19% सही हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपका अच्छा पेपर गया है। चलिए बहुत बढ़िया। किसी के 38 है, किसी के 40 है, किसी के 39 है। ठीक है, कुछ गलत हुए उनको देखना, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक टेस्ट अंकगणित परीक्षण क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न संख्या 41 को देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है बाई वोट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड टू गेट 77 बाई वोट नंबर विल बी 44 में मल्टीप्लाइड टू गेट 77। 44 को किस संख्या से अगर आप गुणा करो तो आपको 77 प्राप्त हो जाता है। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि 44 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी अक्ष नंबर से, और मुझे कितना मिलना चाहिए सर, 77। अब अक्ष की जगह आएगी तो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। चलिए रख के देखते हैं। पहले हम 3/2 ऑप्शन नंबर ए का यूज करते हैं। तो क्या लगता है 22 से कितना आ जाएगा 66। नहीं, ऑप्शन नंबर ए की तो पॉसिबिलिटी गई। 44 मल्टीप्लाई 6/4 करके देख लीजिए। 4 से करोगे तो 11 टाइम, और 11 6 जा 66। बी भी आपका नहीं हो सकता। सी को देखिए 44 मल्टीप्लाई 7/4। 4 से 4 11 टाइम, और 11 से 1 कितना हो जाएगा 77। हाँ ये आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ही रहेगा। क्वेश्चन में केवल इतना सा दिया हुआ था कि 44 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो और आपको कितना मिल जाए, 77 मिल जाए। हमने अक्स की जगह ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को रख के पुटअप करके देखा तो पता चला कि ऑप्शन नंबर सी आपको वही राइट आंसर दे रहा है। 77 आपको ऑप्शन नंबर सी दे देगा। क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न संख्या 42 को देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव नंबर्स इज, प्रथम 15 धन पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। देखो अगर आपसे मैं बात करूं कि पॉजिटिव नंबर्स या धन पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे जो वो सर 1 से स्टार्ट होती है, +1 +2 या जिसे 1 2 3 कह सकते हो, ये सारी आपकी कौन सी होती है, पॉजिटिव नंबर्स होती है। और ये क्या कह रहा है, फर्स्ट 15 प्रथम 15 का मतलब 1 to 15, 1 से लेकर 15 तक, इन सभी नंबर्स का सम करना है। तो आप ये भी तो कर सकते हो सर ये नेचुरल नंबर्स ही होगी एक तरह से। अरे नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं तो होगी ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होती है, तो ये भी आपकी 1 से। तो प्राकृत संख्या, तो ये कह सकते हैं ना प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो ये से नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n +1/2 होता है। यहाँ पर इस पूरे बॉक्स में n कितने हैं सर, टोटल कितने नंबर्स हैं, क्योंकि सभी नंबर्स काम में लेनी है। इवन और ओड होता तब तो हाफ हाफ करते, आधा आधा करते, लेकिन अभी आपकी टोटल सभी नंबर्स काम में लेनी है, तो 15 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 ब्रैकेट 15 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 15 × 16/2, और 16 कटेगा 8 टाइम्स, तो 15 8 से कितना होता है 120, 120। तो टोटल सम कितना आएगा सर आपका 120। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स जब दे रखी थी तो पॉजिटिव नंबर्स 1 से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स आप इनको ये भी तो कह सकते हो कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं हैं, और नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। n क्या होता है, टोटल इस ग्रुप में कितने नंबर्स है। इवन और ऑड होते तब तो हाफ करते, लेकिन अभी सभी नंबर्स आपको काउंट करने, तो 1 से लेकर 15 तक सारे नंबर्स, तो टोटल 15 नंबर्स है। तो n की वैल्यू रहेगी सर 15, और 15 का जब यहाँ पर पुटअप करोगे n की जगह तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 120, 120 आपका सही उत्तर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 and 25 is added to it. The result is divided by 5 and the original number is subtracted from it, and original number is subtracted from it. The remaining number will be, एक संख्या को पहले 5 से गुणा करो, उसमें 25 जोड़ दिए जाते हैं। अब प्राप्त जो परिणाम होता है यानी कि जोड़ने के बाद में उसको 5 से भाग दिया जाता है, और मूल संख्या, मूल यानी जो आपकी ओरिजिनल नंबर थी, जो पहले जो संख्या थी उसको उसमें से घटा दिया जाता है, तो शेष संख्या क्या होगी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं आपके पास में नंबर है x, ऐसे मान लेते हैं। इसको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए x × 5 ये मैंने कर दिया, तो कितना आ जाएगा 5x आ गया, पहला ऑप्शन। उसके बाद में क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इसमें 25 ऐड कर दो, इसमें 25 जोड़ दिए जाते हैं, तो 5x + 25 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये कितना हो गया, 5x + 25 हो गया। द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 से भाग कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए 5 से भाग, तो 5x + 25, और इसको मैं डिवाइड किससे कर देता हूँ सर, 5 से कर देता हूँ। एंड द ओरिजिनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और मूल संख्या को उसमें से घटा दो। अब आपके पास यही तो नंबर रह गया ना, इसमें से ओरिजिनल नंबर कौन सा है, x आपका ओरिजिनल नंबर था, मूल संख्या क्या थी, x थी, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 5x + 25/5, और माइनस कितना कर दीजिए सर, इसमें से x को माइनस कर दीजिए, कितना कर दीजिए सर, x को माइनस कर दीजिए। अब चाहो तो इसके बाद में यहाँ से इनके x की वैल्यू रख के देख लो, क्योंकि नंबर्स तो इन्हीं में से है ना, 0, 1, 3, 5, या तो वो रख के देख लो, है ना, या फिर क्या करो, इसको आप जो फ्रैक्शन नंबर की तरह सम कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 1 करोगे, एलसीएम कितना आएगा 5, ये कितना रहेगा सर 5x + 25, और उधर मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 5x। आपको पता है 5x से 5x डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग कितना रहेगा 25/5, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 5। तो या तो ऐसे कर लो कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 5, या जब यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको वैसे मिल जाएगा। जैसे अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ, है ना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 5x + 25/5 - x। अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ तो आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा फिर 25/5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। लेकिन 0 तो नंबर हो ही नहीं सकता ना, 0 कोई नंबर थोड़ी होता है। एक संख्या को 5 से गुणा करो, 25 जोड़ दिए जाए तो मूल संख्या, तो 0 तो आपका हो ही नहीं सकता। रिमेनिंग नंबर, पीछे कितनी संख्या, द रिमेनिंग नंबर विल बी, ये पूछ रहा है कि रिमेनिंग नंबर कितनी रहेगी, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी ये बताना है। तो रिमेनिंग कितना रहेगा, देखो अगर आप 0 रखते हो, मान लीजिए आप 0 रखते हो, सॉरी ये नंबर नहीं है, रिमेनिंग नंबर बताना है, तो रिमेनिंग नंबर कितना रहेगा सर आपका 5 वो संख्या रहेगी, वो संख्या नहीं है, x की वैल्यू नहीं है, सॉरी रिमेनिंग नंबर, यानी जब उस संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है तो आपका कितना शेष रहेगा, तो सर आपके पास में 5 शेष रहता है। कितना रहता है 5 या 5 आपका रिमेनिंग या शेषफल रहता है। तो यहाँ क्या करना है, इसी तरह से करना है कि x को आप एक नंबर मानना, 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, 25 प्लस किया तो 5x + 25, 5 का डिवाइड कर दिया, उसमें से उस मूल संख्या को ओरिजिनल नंबर x को माइनस करते हैं, तो ये आपके पास में 5x से 5x डिवाइड हो जाएगा, 25/5 आपका आंसर कितना रहेगा 5, आपका वो रिमेनिंग बच जाता है। यानी कि जो रिमेनिंग रहेगी, जो शेष संख्या रहेगी लास्ट में इस नंबर को घटाने के बाद में, तो कितना आएगा सर आपके पास में 5, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखो कोई क्वेश्चन अगर आपको अभी कम समझ में आ रहा है तो उसको वापस से सोल्व करके, उसको 2-3 बार सोल्व करके उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में कौन सा लिखा हुआ, आरोही दैट मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, असेंडिंग यानी स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की ओर। ऐसा आप सबको पता है। सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे 1/4 है तो मैं 4 का अगर 1 में डिवाइड करता हूँ तो 0.10 बनेगा, और 0 2 4 2 8, तो माइनस इतना ही छोड़ दो। जब तक ये सेम ना मिले ना आपके पास में नंबर, जैसे इसका कितना आ गया 0.2 आ गया, नेक्स्ट कितना है 2/5, अगर इसमें मैं 5 का 2 में डिवाइड करता हूँ तो 0. ये कितना आ जाएगा 5 4 20, तो 0.4 आ गया। नेक्स्ट आपके पास में कितना है 2/3। देखो ये डिवाइड वाला ना सबसे बेस्ट मेथड होता है, बहुत जल्दी आंसर निकलते हैं। 0.62 18, क्योंकि 0 तो लगाना होगा ना। और इसके नेक्स्ट कितना है 3/7। मैं आगे क्यों नहीं सोल्व कर रहा, क्योंकि मेरे पास कोई सेम नहीं है। ये 0.2 0.4 0.6 जब तक सेम नहीं मिलेगा पॉइंट के बाद में डिजिट, तब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे डिवाइड को।
यहाँ से 7 का करेंगे 3 में करेंगे तो यहाँ 0.30 और 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 4 टाइम्स आ जाएगा ना, 7 4 जा कितना आ जाएगा सर 28 आ जाएगा। अब हमारे पास में 2 सेम मिल चुके हैं, ये तो 0 रहेगा, इसके बाद में ये तो बढ़ेगा ही नहीं ना, ये तो इतना रहेगा, लेकिन ये भी मेरे पास सेम है तो इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाना होगा हमें। ये कितना रहेगा सर 2 से 0 और 7 2 जा कितना रहेगा 14, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि 4 2। अब मुझे पता है कि इसके आगे कुछ नहीं तो 0 4 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना है 4 2, तो आपको पता है कि एक तो बड़ा हो गया ना 4 2 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कौन रह गया सर आपके पास में 3/4 रह गया, कौन सा रह गया सर 3/4, 3/4, तो 4 का डिवाइड करेंगे 3 में और यहाँ से 0 करोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा सर 4 ये 30 और 4 7 जा 21, 4 7 जा 28 होता है, 28 होता है, 4 8 जा 30 28 होता है, तो 0.7। अब हम क्या कर सकते हैं सर, इन सब में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इनमें क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक आपके पास में 0.2 है, एक 0.40, एक 0.6, 0.42 एंड 0.7। आपको असेंडिंग लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा कौन है 0.2, नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा 0.40 आएगा 0.40, नेक्स्ट कौन है सर 0.42 एंड देन नेक्स्ट कौन है 0.6 एंड नेक्स्ट कौन है 0.7। सबसे पहले 0.2 वाला देखो, कौन है 0.2 वाला 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा 0.40, तो 2/5, 2/5, 2/5, 2/3, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। इसके बाद में कौन आएगा 0.42 यानी 3/7, तो 2/3 और 3/7, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 2/3 अभी थोड़ी आ सकता है, 2/3 का तो 0.42 है, हाँ 2/3 आएगा, सॉरी 2/3 42 आएगा ना, तो 42 कितना है 0.42 3/7 है, तो ये रहेगा, क्योंकि 2/3 की वैल्यू तो कितनी है 0.6 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है डिवाइड, क्योंकि एक तो डिवाइड आप अच्छे से जल्दी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़े नहीं है, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 3 का, 7 का, 4 का, ये टेबल्स है, तो छोटी छोटी टेबल्स है, आसानी से आप डिवाइड कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़े नंबर दिए नहीं जाते, मैक्सिमम आपका 9 तक हो सकता है, नीचे 9 या 12 50 20 तक दे सकते हैं, तो आसानी से डिवाइड कर सकते हो। और पॉइंट वाले आपको पता है कि 0 पॉइंट लगा के हम इसको पहले इक्वल करना होता है, तो आसानी से क्या होता है। और अगर कभी सेम मिल जाए, जैसे अभी इसके अंदर क्या थी कि इसके अंदर हमारे पास में 2 सेम मिल गए 0.4 0.4, तो हमने डिवाइड को थोड़ा आगे और बढ़ा लिया, तो हमें पता चल गया कि 2 डिजिट्स पर कि 0.40 और 0.42, फिर दोनों में कंपैरिजन कर लिया। इस तरह से डेसिमल नंबर का यूज करके आप थोड़ा और जल्दी कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग। नहीं तो क्या होगा, इन सबका पहले एलसीएम लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो एलसीएम एक बड़ा सा तो एलसीएम आएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इसकी वजह। क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न संख्या 45 को देखिए। इफ द लास्ट डे फ्रॉम येस्टरडे वाज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे। यदि कल से पहला दिन बुधवार था तो अगला दिन क्या होगा। देखो सर, अभी हम कहाँ पे हैं, टुडे पर, ठीक है। आज से पहला दिन कौन सा था, येस्टरडे, कल वाला, और ये कह रहा है येस्टरडे से भी पहले दिन, उससे भी लास्ट डे, तो लास्ट डे फ्रॉम येस्टरडे, ठीक है, ये लास्ट डे फ्रॉम येस्टरडे ये था। और अब क्या पूछा है, अगला दिन, नेक्स्ट डे, तो यानी कि आपको टुमारो का पूछा है, कल का पूछा गया है। अब ये कह रहा है कि कल से लास्ट डे फ्रॉम येस्टरडे वाज वेडनेसडे, कल से पहला दिन बुधवार था, तो यहाँ पर तो था वेडनेसडे के दिन नेक्स्ट कौन आया, थर्सडे, नेक्स्ट कौन आएगा, फ्राइडे, और नेक्स्ट कौन आएगा सर आपके, सैटरडे। तो कल आने वाला जो आपके पास में नेक्स्ट डे है, या अगला दिन कौन सा होगा, वो आपका होगा सर सैटरडे या शनिवार आपका नेक्स्ट डे होगा। 45 का कौन सा हो जाएगा सर, सैटरडे या शनिवार हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 46, मल्टीप्लाई 23 by 26 एंड एड 298 टू द प्रोडक्ट, फाइंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द रिजल्ट नंबर बाय 7। यानी कि जो नंबर है उसको रिजल्ट को किससे डिवाइड करना है, 7, और अब आपको नंबर बताना है। 23 को 26 से गुणा करो, गुणनफल में 298 जोड़ने पर, प्राप्त संख्या में 7 का भाग देने पर प्राप्त संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करना है, 26 और 23 को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा ये देखो, अगर 26 और 23 को मल्टीप्लाई करते हो तो पता है कितना आता है, लगभग आपका आ जाएगा 598 598, ठीक है, क्योंकि 23 6 जा 23 2 जा आपका 598 आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको 298 प्लस कर देना है। क्वेश्चन ये तो कर रहा है इसमें 298 प्लस कर दो, तो बताओ कितना आएगा। 8 और 8 16, 1 कैरी, 9 9 18, 1 19, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8, तो 896 896 आ गया। अब क्या कहा है कि इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। 896 को क्या करना है, 7 से डिवाइड या 7 से भाग करना है, डिवाइडिंग बाई 7। 7 1 जा 7, -1 19, 7 2 जा 14, -1
5 और 6 7 8 जा 56, ये आपका कितना आ जाएगा 128। तो नंबर कितना रहेगा सर 128 या 128 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, 1 सेकेंड इज विच पार्ट ऑफ 1 आवर। 1 सेकेंड 1 घंटे का कौन सा भाग है। आसान क्वेश्चन है, 1 सेकेंड 1 घंटे का कौन सा भाग है। देखो ये कह रहा है कि 1 सेकेंड जो है ना 1 सेकेंड वो 1 आवर का कौन सा पार्ट है। तो हमेशा टोटल कहाँ होता है, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में या हर में, और उसमें से 1 सेकेंड आ जाएगा। तो हम इसको भी क्या करें, आवर को मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं सर 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 1 के अंदर इसका 3600 का डिवाइड करना है। तो एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख लूँ एक बार के लिए 1/36 मल्टीप्लाई 100, ऐसे लिख सकते हैं। एक बार के लिए इसको डिवाइड कर लें, फिर 100 से पॉइंट वापस इधर उधर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर 36 का 1 में अगर आप डिवाइड कर रहे हो, 1 में आप अगर डिवाइड कर रहे हो तो क्या करोगे, 0 पॉइंट ये 0 बनाओगे, फिर 0 तो फिर 100 आएगा, और 36 2 जा 72 होता है, 36 3 जा कितना होगा 8 और 1 और ये 10 108। तो 36 2 जा कितना आ जाएगा आपके पास में 72, माइनस करोगे तो आपको लगभग कितना मिलेगा सर, यहाँ से आपके पास में रहेगा 8 और ये आपका आ जाएगा 28 और 0 से 280। अब हमें देखना है कि सर 36 से 280 लगभग कितने टाइम्स होगा। अगर मैं देखो 36 को लगभग अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 28 चाहिए ना, और यहाँ मेरे पास कितना है 3, तो लगभग 7 टाइम करके देख लो, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है। तो एक बार के लिए 7 से करके देख लो, 7 6 जा 42, 4 कैरी 21 और 4 कितना हो जाएगा 252 7 से। तो 8 से भी करके देख लीजिए, 8 6 जा 48, 4 कैरी रहेगा, 8 3 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा 288। ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो कितने टाइम्स होगा सर 7 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा 252, माइनस करोगे तो इसको छोड़ दीजिए, तो 0.027, एक बार 2 इतना रख के देखते हैं, क्योंकि आंसर मिल रहा है ना हमें, ये कुछ तो मिल रहा है 27। अब हमारे पास में कितना आ गया 0.027, लेकिन अभी डिवाइड में 100 और है, याद रखो डिवाइड में 100 और है। अब जब डिवाइड में अगर 2 डिजिट होते हैं तो पॉइंट किधर जाता है, 2 डिजिट लेफ्ट साइड जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर जाएगा। तो एक डिजिट और चाहिए आपको, पॉइंट कहाँ आ जाएगा इस जगह पे, तो ये 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा सर 0.00027, तो 0.00027। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अच्छा है जहां पर आपको डिवाइड करना होगा। बाकी आसान क्वेश्चन था, केवल ये डिवाइड वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉइंट इधर उधर कैसे लगेगा, बस इतना ध्यान रखना था। बाकी आपका आंसर एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48, इस क्वेश्चन में इजी होने के बावजूद कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। देखो अगर आप वी बोर्ड मास का ध्यान रखते हो तब तो गलती करोगे नहीं तो गलती इसमें 100% आपका ये रॉन्ग होगा। देखो कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे 7 7 7, तो कितना हो गया 21 और डिवाइड बाय कितना होता है 7। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना, इसमें गलती होती है। क्या होती है कि जैसे ये लिखा हुआ 5 + 5 + 5 डिवाइड बाई 5, कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 5 5 15 और 15 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू लिख देते हैं 3। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि वी बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करो। सबसे पहले किसको करो सर? डिवाइड को सोल्व करो। तो डिवाइड को जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1, और इधर वाले फिर आप एडिशन को सोल्व करो। अब आपके पास में जो एडिशन है उसको अब सोल्व करना है, ऐसे नहीं करना। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर आपके पास में 3 7 3, ये क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो 3, और ये कितना आ गया 11। तो 3/11 3/11 सर आपका राइट आंसर रहेगा। 3/11 आपका सही उत्तर रहेगा। ये एक स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इसमें गलती आपकी रॉन्ग हो सकते हैं। क्योंकि 5 5 5 करोगे तो 5 3 15, 5 5 5 15 डिवाइड बाई 5 तो आपका 3 कर दोगे, लेकिन एक्चुअल में पहले डिवाइड होगा इसके अंदर, ताकि 1 और उसके बाद में क्या आएगा सर आपका राइट आंसर आएगा 3/11 3/11। क्वेश्चन नंबर 49, इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो आप तो किस में कन्वर्ट करोगे? 5 3 जा 15 और 2 17/3 प्लस 4 3 जा 12 1 13/3 डिवाइड बाई कितना रहेगा 1/5। इसको सोल्व कीजिए, 3 आपका एलसीएम आ गया, 17 + 13 तो मिलाकर कितना हो गया सर 30/3, और 30/3 कितना होता है सर 10। अब देखो 10 के डिवाइड में कितना है 1/5। आपको पता है डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लाई में। तो 10 × 5/1, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया सर 50। कितना आ गया 50 या 50 आपका सही उत्तर रहेगा। आसान क्वेश्चन था, केवल इसको डिवाइड वाले को ध्यान रखना था कि डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता तो ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से सीधा इसको काट के 2 कर देंगे और ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। आपको ऐसा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सर ये डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज होगा,
तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसका यहाँ से विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 प्रश्न संख्या 50 को सोल्व करते हैं। सोल्व करना है, सबसे पहले देखो सर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा। पहले कौन होगा? डिवाइड सोल्व होगा। तो डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 0.40 अपॉन 0.05। पॉइंट हटा देते हैं। जब पॉइंट हटाएंगे तो आपके पास में ऊपर की तरफ 2 डिजिट है, तो यहाँ से 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट है, तो ये भी 100 आ जाएगा। इससे ये डिवाइड हो जाएगा और आपके पास में कितना आ जाएगा? 40/5, जिसका वैल्यू कितना रहेगा सर? 8। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपके पास में 8 है और 8 प्लस 0.40, तो ये कितना आ जाएगा? 8.40 आ जाएगा ना, ये अगर इसको ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो। और मल्टीप्लाई कितना है सर? 5/4। मल्टीप्लाई कितना है आपके पास में? 5/4। अब एक काम करो, इसको या तो डिवाइड कर लो सीधा, या फिर इसके पहले पॉइंट हटा दो। अगर इसके आप पॉइंट हटाते हो तो आपके पास में क्या बनेगा? 840 मल्टीप्लाई 5/100, क्योंकि 2 डिजिट पे पॉइंट है ना, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 4। 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये 2 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, 4 से इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर आपके पास में? 2 और 1 21। तो आपके पास में आंसर कितना आ गया? 21/2। तो 21 में 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 21, 1 2 एंड 1 पॉइंट आपके पास में कितना आएगा सर? ये आपके पास में, सॉरी 1 आप जो ऊपर से लेकर आए तो आपका डिवाइड ब्रेक हो गया ना भाई, 1 ऊपर से लाए तो डिवाइड ब्रेक हो गया, फिर पॉइंट, फिर 10 और फिर 5, और ये आपका कितना रहेगा? 10.5। तो या तो इसका 10.5 मिलेगा या 10.50 मिलेगा। ये आपको कितना मिलेगा? 10.50, क्योंकि 0 भी तो लिख सकते हो लास्ट में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10.50, 10.50 इसका राइट आंसर रहेगा। गलती क्या हो सकती है मैं बताऊँ आपसे। एक्चुअल में आप जब यहाँ डिवाइड करोगे ना इसमें 21 में 2 का, तो यहाँ आप एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हो। क्या? 2 1 2 -1 पॉइंट लगा के 10 बना के 5 कर दोगे, 1.5। लेकिन एक्चुअल में 1.5 नहीं है, क्योंकि जब आप ऊपर से 1 लेके आए तो आपका यहाँ पे डिवाइड ब्रेक हो चुका है, आपका भाग टूट चुका है, जिसकी आपको 0 लिखनी जरूरी है। क्योंकि जब आप ऊपर से 1 लाए, आपने तो 1 लेके आए लेकिन इससे छोटा हो गया, तो यहाँ पर डिवाइड आपका ब्रेक हो गया। जो आपने आज तक पढ़ा है उसी को काम में लेना है, लेकिन फिर भी हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं। आपको ऐसा बोलना नहीं है। 1 ऊपर से लाए, डिवाइड ब्रेक हो गया 0, और उसके बाद में 10.5, 10.5 आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 प्रश्न संख्या 51। द टोटल प्राइस ऑफ 2 kg wheat and 9 kg rice is 345. If the value of 1 kg wheat is ₹15, then the what will be the price of 1 kg rice? 2 किलो गेहूं और 9 किलो चावल का कुल मूल्य 345 रुपए है। यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 15 रुपए है, यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 15 रुपए है, तो 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में एक व्हीट और एक राइस है। टोटल प्राइस क्या है कि 2 kg आपके पास में व्हीट था यानी गेहूं, प्लस 9 kg राइस आपके पास में चावल था। सबका कुल मिलाकर आपके पास में कितने रुपीस थे? ₹345, 345। क्वेश्चन में कह रखा है कि 1 kg जो व्हीट है, एक आपको छोटा सा हिंट क्या दे रखा है? हिंट ये दे रखा है कि 1 kg जो व्हीट है या 1 किलो गेहूं है, उसका प्राइस है ₹15। मेरे पास टोटल कितने kg व्हीट है सर? 2 kg व्हीट है, तो 2 kg व्हीट का प्राइस कितना हो जाएगा? 15 × 2 = 30 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो 30 रुपीज़ हो गया। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर इसकी जगह 30 रुपीज़ हो गया, और प्लस ये 9 kg आपके पास में राइस रह गया, और ये इधर कितना आ गया? ₹345। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो आपके पास में रिमेनिंग क्या आ जाएगा कि 9 kg जो राइस है, 9 किलो चावल, उसका मूल्य कितना है? 345 - 30। तो आपका कितना आ जाएगा? 9 kg का कितना आ जाएगा? 9 kg का ये आ जाएगा सर 3, 1 एंड 5, 315। आपको तो 1 kg का फाइंड आउट करना है ना, तो 1 kg का कैसे फाइंड आउट करोगे? 9 को उधर डिवाइड कर दोगे, तो 315 में 9 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 3 = 27, 27 और 4 तो 9 5 = 45। तो 1 kg का प्राइस है। 1 किलो चावल का मूल्य कितना है सर? 35 रुपए या 35 रुपीज़ आपका 1 kg राइस का प्राइस रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आसान था, नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन भी था कि आपको केवल 1 kg से 2 kg का निकालना था, इसको यहाँ पुटअप करना था, उधर ट्रांसफर होकर 315 9 का डिवाइड करना था, और आपका 1 kg राइस का या 1 किलो चावल का मूल्य आपको 35 रुपीज़ मिल जाएगा। 52 The sum of 2 digits of a number is 13. If 9 is subtracted from this number, the digits get interchanged. Interchange का मतलब है जैसे मान लीजिए कि 76 लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर 9 माइनस करते हो तो आपका ये मतलब क्या हो जाना चाहिए? 67 हो जाना चाहिए। इसी तरह जैसे 87 लिखा हुआ तो इसमें से 9 माइनस करने पर कितना हो जाना चाहिए? 78 हो जाना चाहिए। 78 लिखा हो तो उसमें से 9 माइनस करने पर आपका इंटरचेंज यानी कि
ये दो अंकों का योगफल तो कितना होना चाहिए 13, और यदि संख्या में से 9 आप घटाते हो तो अंक क्या हो जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं। तो ये कितना हो जाना चाहिए 87। इसी तरह जब 67 में से 9 माइनस करो तो आपका कितना होना चाहिए, हो जाना चाहिए सर 76। और साथ में इनका सम भी कितना होना चाहिए सर 37। देखो 6 और 7 और 6 का कितना होता है 13 होता है, ठीक है। 8 और 7 15 होता है, और 7 और 8 15 होता है, और इसका आपका 13 होता है। तो दो ऑप्शन तो आपके ये दो तो वैसे रॉन्ग हो गए ना, किसका 15 हो रहा है, तो 87 और 78 तो नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि जब इसमें से माइनस करें 9 इन दोनों में से, तो किस में से 9 माइनस करने पर आपका ये इंटरचेंज हो रहा है। तो 76 में से अगर माइनस करते हो आप 9, तो आपके पास में कितना रहेगा सर 67, लेकिन इसमें से 9 माइनस करते हो तो पता कितना आएगा सर 58 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर ही रहेगा। ये आपको ऑप्शन से करने हैं, क्योंकि नंबर आपके ऑप्शन से मिलेंगे तो जल्दी आपके सोल्व हो पाएंगे। तो ये आसान क्वेश्चन था कि केवल एक 76 होता है जिसमें से 9 माइनस करने पर आपका कौन सा बन जाएगा 67, और वो नंबर क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे, और इसलिए आपका और साथ में इसका 13 भी जो अंक का योगफल है वो भी कितना रहे 13 रहे, तो परस्पर कितना हो जाएगा, तो 76 आपका सही उत्तर रहेगा। ऐसे तो देखो इंटरचेंज तो इसमें भी हो रहे हैं, इंटरचेंज तो आपके 87 में भी हो रहे हैं, देखो यहाँ पर भी तो हो रहे हैं इंटरचेंज, 87 की जगह 78 हो रहा है, लेकिन इसका सम कितना है सर 15 है, इसका जो योग कितना है वो आपका 15 है, इसलिए इसको काम में नहीं ले सकते। बाकी इंटरचेंज तो इसके भी हो रहे हैं 9 माइनस करने पर, और इंटरचेंज इसके भी हो रहे हैं, लेकिन हमारा एक और आपके पास में कंडीशन थी कि सम आपका डिजिट्स का सम 13 होना चाहिए, अंकों का योगफल 13 होना चाहिए, जो किसका हो रहा है 76 का, इसलिए इसका राइट आंसर कितना रहेगा 76 आपका राइट आंसर रहेगा। 53 नंबर को देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स ए बॉक्स ऑफ 10 पेंसिल्स एट ₹50 पर बॉक्स, और ए पेंसिल इज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹6 एक पेंसिल। टू बाई 85 पेंसिल्स हाउ मच अमाउंट विल हैव टू बी पेड। एक दुकानदार 10 पेंसिल का बॉक्स 50 रुपए प्रति बॉक्स अथवा एक पेंसिल 6 रुपए की दर से बेचता है, 85 पेंसिल खरीदने के लिए कितनी राशि देनी होगी। देखो ये क्या कहता है कि अगर आप पूरे 10 पेंसिल का बॉक्स लेते हो 10 पेंसिल का, तो आपको ये बॉक्स मिलेगा ₹50 यानी 50 रुपए में। लेकिन अगर आप सिंगल पेंसिल लेते हो 1 पेंसिल, तो उस 1 पेंसिल के लिए आपको कितने रुपीस देने होंगे सर 6 रुपए। हमने कहा कि मुझे चाहिए सर 85 पेंसिल टोटल, मुझे 85 पेंसिल्स टोटल चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं कम से कम, इसमें क्या होता है कम से कम रुपीस देना होता है, ऐसा नहीं कि 85 को 6 से मल्टीप्लाई करके बता दोगे सर, कम से कम हम रुपीस ही देना चाहेंगे ना, ज़्यादा थोड़ी देना चाहेंगे। तो सर एक काम करो ना, आप 10 पेंसिल्स का पूरा पैकेट ले लो, जितने ले सकते हो उतने। सर 8 पैकेट्स तो 10 का ले लेंगे, तो 80 पेंसिल तो मेरी यहाँ से हो जाएगी, 80 पेंसिल तो मेरी यहाँ से हो जाएगी। अब जो रिमेनिंग मेरे पास 5 पेंसिल्स है वो मैं खुली ले लेता हूँ, एक पेंसिल ले लेता हूँ 5 पेंसिल्स। अब इन सब का पता कर लीजिए कितना होगा, इसका तो कितना होगा 8 पैकेट्स मैंने टोटल लिए ना, 8 पैकेट मैंने कितने लिए सर, यहाँ से 8 पैकेट, इसको मैं इधर ले लेता हूँ ना, मैंने टोटल 8 पैकेट्स यहाँ से लिए, तो एक पैकेट का 50 रुपीज़ है, तो 8 पैकेट्स का रुपीज़ कितना हो जाएगा सर 400 रुपये। तो सर 400 रुपये तो मैंने यहाँ पे किए, और 5 पेंसिल दी तो 5 × 6 इक्वल्स टू मैंने कितने रुपीज़ सर 30 रुपीज़ मैंने यहाँ पे किए, तो टोटल मेरा कितना हो गया 400 + 30 इक्वल्स टू कितना होता है ₹430, 430 रुपये सर मेरे यहाँ से टोटल इसको मुझे पे करने होंगे, 430 रुपये मुझे देने होंगे। क्योंकि मैं क्या करूँगा, मुझे 85 लेनी है तो 8 तो पैकेट्स ले लूँगा 10 के, अब 5 पेंसिल्स में ओपन ले लूँगा, तो इनके लिए तो मैं 50 रुपीज़ पे करूँगा एक पैकेट के लिए, तो 8 पैकेट्स तो 400, और जो 5 पेंसिल्स मैंने ओपन या खुली ली है उनके लिए 6 के हिसाब से 30 रुपीज़ वहाँ पे करूँगा। तो टोटल मिलाकर मैं कितने रुपीज़ पे कर दूंगा इसमें सर, मैं 430, 430 रुपये कुल मैं यहाँ से रुपीज़ दूंगा। 54 इफ एन आइटम इज बॉट एट द ₹240 एंड सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यदि एक वस्तु को 240 रुपये में खरीदी गई एवं 30% लाभ पर इसको बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है सर, ₹240, 240 रुपये, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में हमें इस पे 30% प्रॉफिट चाहिए, कितना चाहिए सर 30% प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब प्लस होगा ना, तो सर 240 का 30% फाइंड आउट कर लो कि 30% कितना होता है, 00 से 00 और 23 4 से 72 होता है, तो सर 72 रुपये हमें एक्स्ट्रा चाहिए, कितना 72, क्योंकि परसेंटेज इसी पे तो फाइंड आउट करोगे ना 30%, भाई इसी का 30% बढ़ाना मुझे, तो 240 प्लस कितना हो गया 72, तो 2 7 11 और 312, तो मैं इसको 312 रुपये या 312 रुपीज़ में इसको सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए, तो 240 में परचेज करके लाए, उसका 30% 72 रुपीज़ होता है, तो इसमें 72 रुपीज़ प्लस कर देंगे, तो आपका 312 रुपीज़ में आप इसको सेल कर दोगे। 55 लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है।
द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 30, सो वैल्यू ऑफ एंगल्स इज, दो पूरक कोणों का अंतर कितना है सर 30 है, तो कोण क्या होंगे। सबसे पहले तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं या जिसे आप पूरक कोण कहते हो वो क्या होते हैं सर, उन दोनों का जो सम है ना, जैसे मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है सर यहाँ से 30 डिग्री, ये भी तो कह रहे हैं ना, उनका डिफरेंस कितना है 30 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना है सर 90, पता कर लो। 20 और 50 का 90 होता है क्या सम, नहीं होता, तो ये कट लगो। 40 70 सम 90 है क्या, नहीं। ये 90 है क्या, नहीं। 60 30 90 है ना, 90 होता है सम, ठीक है, और डिफरेंस भी 30 होता है। अगर इनका डिफरेंस और सम करोगे तो 90 और 30 आएगा। इसका 60 और 30 का अगर जोड़ोगे तब तो 90, क्योंकि पूरा कोणों का योग कितना होता है 90, और अंतर अगर करोगे तो 30, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट आंसर। या फिर आप वैसे जैसे आपको सिखाया कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बनाकर वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन की तरफ जाओ कि 60 30 का सम कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए अंतर 30 या डिफरेंस आपका 30 होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 80 मीटर एंड विड्थ इज 140 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अभिनव इन 3 राउंड्स अराउंड द फील्ड। कितना आसान क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 140 मीटर है, तो अभिनव को खेत के चारों ओर 3 चक्कर काटने में कितनी दूरी तय करनी होगी। जैसे ये मेरा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आयताकार मेरे पास एक खेत है, ठीक है, ये मेरे पास कितना है 140 मीटर और ये मेरे पास कितना है 80 मीटर। अगर इसके चारों ओर अगर मैं चक्कर लगाऊंगा तो ये पेरीमीटर कितना आ जाएगा सर, पेरीमीटर आ जाएगा ना, तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 140 प्लस 80, तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 220, तो ये कितना आ जाएगा 440 मीटर, 440 मीटर, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर ये 3 राउंड्स कंप्लीट करता है, 3 राउंड कंप्लीट करता है, तो 3 राउंड्स में कितना कंप्लीट करेगा 3 मल्टीप्लाई 440, तो आंसर कितना रहेगा 0, 4 2 12 1, 4 2 12 और 1 13, तो 1320 मीटर या 1320 मीटर सर ये टोटल कंप्लीट करेगा 3 राउंड्स के अंदर, क्योंकि 1 राउंड में 440, तो 3 राउंड्स में कितना हो जाएगा 1320 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था। 57, if the area of a square courtyard is 324 square meters then its perimeter will be, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल आपका 324 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। जैसे ये आपके पास में स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना 324, मुझे बताओ एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो 324, अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा अंडर 324, और अंडर 304 किसका होता है 18 का, तो आपका कितना आ गया 18 मीटर, या 18 मीटर साइड आ चुकी है, तो इसकी साइड कितनी है 18 मीटर। अगर आपसे यहाँ से पेरीमीटर या परिमाप आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे सर 4 मल्टीप्लाई साइड है 4 गुना भुजा, तो 4 मल्टीप्लाई 18 और 18 4 जो कितना होता है 72, इसलिए आपका राइट आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा सर 72, या बेहतर आपका सही उत्तर रहेगा 72 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था कि पहले एरिया से आपको साइड फाइंड आउट करनी है, क्षेत्रफल से आपको भुजा ज्ञात करनी है, और फिर उस भुजा से आपको परिमाप या पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58, द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज 2 5 10 12 15 एज फैक्टर्स, छोटी से छोटी संख्या जिसके 2 5 10 12 15 गुणनखंड है। सर इसके लिए एलसीएम कर लीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर का अगर फैक्टर पता करना तो सबका एलसीएम कर लीजिए, तो 2 5 10 12 एंड 15, इन सभी का अगर आप एलसीएम करते हो तो 2 करोगे 1 5 5 6 एंड 15, एक बार फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है तो 1 5 5 3 एंड यहाँ से 15, अब 3 का डिवाइड कर सकते हो तो 1 5 5 1 एंड 5, देन नेक्स्ट 5 का डिवाइड होगा तो 1 1 1 1 एंड 1। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जो 15 15 ये 4, तो 4 मल्टीप्लाई 15 और 15 4 जो कितना हो जाएगा 60, तो आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा सर, वो 60 आपका सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 60, जिसके आपके गुणनखंड या फैक्टर्स कौन होते हैं 2 5 10 12 एंड 15 जिसके फैक्टर्स होते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित होती हो, क्योंकि फैक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं उसको डिवाइड करने वाले नंबर्स, उसको विभाजित करने वाली संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर 59, लाइन एंड एंगल का एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, आपके लिए नया भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 130 एंगल इज दी, 130 डिग्री कोण के संपूरक कोण का पूरक कोण क्या होगा। आपको पता है का या क्वा का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब देखो
सबसे पहले ये कह रहा है कि 130 का सप्लीमेंट्री एंगल, इंपॉर्टेंट ये इधर से चलो ना, पहले इधर से ऐसे चलो, मल्टीप्लाई छोड़िए ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई छोड़िए, इसको आपको जैसे पढ़ना है ना उस हिसाब से बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 130 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, उस सप्लीमेंट्री एंगल का क्या चाहिए सर, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। 130 डिग्री का पहले संपूरक कोण बताओ और संपूरक कोण का फिर पूरक कोण बताओ। देखो सर, सबसे पहले आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट वो है, आपको ये पता होना चाहिए। सर ये होता है कि दो एंगल्स का सम आपका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसमें से अगर एक आपका 130 डिग्री हो तो दूसरा आपका कितना रहेगा, 180 माइनस 130 रहेगा। ये तो है ना कि अगर मान लीजिए इसमें से एक आपका 130 डिग्री है, ये तो कह रहा है कि 130 का आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, तो 130 130 का जो संपूरक है 130 का सप्लीमेंट्री कौन सा होगा, ये 180 माइनस 130, तो कितना आएगा सर 50 डिग्री। तो ये इसका क्या है सर, इसका सप्लीमेंट्री एंगल 130 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, वो 50 डिग्री। 130 का सप्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री, 130 का जो संपूरक कोण वो कितना है 50। अब क्या करना है कि ये जो 50 आ गया ना, इस 50 का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। इस 50 का क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्चुअल में या पूरक कोण जिसे कहते हैं, कोटि पूरक या पूर्ण, वो किसे कहते हैं, दो का सम कितना होना चाहिए सर, 90 होना चाहिए। इसमें से एक आपको पता है कि एक आपका 50 डिग्री है, तो सेकंड आपका कितना रहेगा, 90 माइनस 50 इक्वल्स टू कितना रहेगा सर, 40 डिग्री। तो ये इसका क्या है सर, इसका पूरक या कोटि पूरक कोण है। तो आपका कितना आएगा, इसका आंसर 40 डिग्री या 40 डिग्री आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको दोनों पूछ लिया, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों पूछ लिया। पहले 130 का सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करो, 130 का संपूरक कितना होगा 50, फिर उसका पूरक या सप्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री या 50 का पूरक कौन सा हो जाएगा सर, 40 डिग्री। इसलिए आपका राइट आंसर कितना रहेगा, 40 डिग्री इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, डाटा एनालिसिस। ग्राफ आपको कुछ शो करता है सेविंग्स ऑफ रोहित, यानी कि रोहित की जो बचत है ना, रोहित की बचत उसको दर्शाता है। जैसे जनवरी फरवरी में इतना ही है, 10 है, ये देखो रुपीज थाउजेंड्स यानी कि 1000 रुपये में 10,000। अब मार्च और अप्रैल में कितना है, 8000। मई जून में आपका कितना है, यहाँ से ये इसके ऊपर तो ये 15 हो जाएगा ना, यहाँ पर 15,000। और जुलाई और अगस्त में अगर देखो तो यहाँ से कितना सर, ये 7,000, ये सेविंग्स है। यहाँ पर कितना है 10,000, ये 8,000। और इसको अगर देख पा रहे हो आप तो ये आपके पास में कितना है, सितंबर अक्टूबर में 16,000 16,000। और यहाँ से अगर देख पा रहे हो तो ये आपका किसका है 14,000, ये 14,000 के सितंबर अक्टूबर में 14,000। इस तरह से क्या है कि आपको इसकी सेविंग्स दे रखी है, यानी कि इसकी आपको बचत आपको बताई हुई है कि सर इन सभी मंथ में या सभी महीनों में आपकी बचत कितनी हो रही है। आपको कुछ 2 महीनों का एक साथ दे रखा है ना, जैसे नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर, 2 महीनों का दे रखा है, सितंबर अक्टूबर। अब यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। इफ रोहित हैड सेव्ड रुपीज 5,000 मोर इन मार्च अप्रैल में अगर 5,000 मोर अगर वो सेव करता, देन सेविंग विल बी मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी इनमें से कौन से पेयर से फिर उसकी सेविंग ज्यादा हो जाती। यदि मार्च अप्रैल में रोहित 5,000 रुपए की अधिक बचत करता है तो ये बताइए कि कौन से माह के युग में से अधिक बचत करेगा। बस इतना सा बताना है। जैसे ये तो पहले बताओ कि मार्च और अप्रैल की अगर हम देखें कि मार्च और अप्रैल इसमें करता कितनी सेविंग है एक्चुअल में, ये तो बताओ मार्च और अप्रैल में करता कितनी है। तो मार्च अप्रैल में कितना सर 7,000 सॉरी 8,000 है ना, 8 नहीं 7 नहीं 8,000। तो सर 8,000 करता है। अगर इससे 5,000 और कर लेता, जैसे 5,000 प्लस कर लेता, अधिक करता, तो कितनी हो जाती है सर, 8 और 5 कितना होता है सर आपके पास में 13। तो सर वो टोटल 13,000 या 13,000 की टोटल सेविंग करता। तो ये किससे ज़्यादा है, मई जून की बताओ, मई जून की कितनी है। अगर आप मई जून और की बात करो तो सर आपका वो कितना है 15,000 15,000। सितंबर और अक्टूबर से कितने, अक्टूबर की कितनी, सितंबर अक्टूबर की ये रही आपकी 16,000 16,000। नवंबर दिसंबर की कितनी है सर, नवंबर दिसंबर की आपके पास में 14,000 14,000 नवंबर दिसंबर। जुलाई अगस्त की कितनी है सर आपके पास में, जुलाई और अगस्त की सर आपकी 7,000 या 7,000। जुलाई अगस्त की कितनी है सर 7,000 या 7,000। अब आप बता सकते हो कि सर ये जो 13,000 है वो कौन से मंथ से आपकी ज़्यादा है, इससे नहीं, मई जून से नहीं है, सितंबर से नहीं है, इससे नहीं है सर, वो जुलाई और अगस्त से आपकी ज़्यादा है। तो जुलाई और अगस्त वाला जो पेयर या युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा एक साथ, तो इससे वो अधिक बचत करता है 13,000। एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे आप कर सकते हो डेटा एनालिसिस का, कि पहले आपको ये पढ़ना होगा कि नीचे क्या गिवन है, मार्च अप्रैल का कितना है 8,000, फिर उसमें 5,000 प्लस करके 13,000।
अब आपको सबका देखना होगा कि मई जून कितना है, सितंबर अक्टूबर कितना है, नवंबर दिसंबर कितना है, जुलाई अगस्त कितना है, फिर इनमें कंपैरिजन करना होगा कि ये 13,000 इनमें से किससे सबसे ज़्यादा है। तो आपका कौन सा रहेगा, जुलाई अगस्त से आपकी ये राइट आंसर रहेगा, इसलिए आपका जुलाई अगस्त का सही उत्तर रहेगा। फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए कि 60 में से आपका कितना राइट आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपके 60 में से राइट आए हुए हैं। और अगर आपके मैथ में अगर कुछ क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को एक दो बार वापस से सोल्व कर लीजिएगा, उन पे एक बार अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। स्कोर बता दीजिए, फिर हम चलते हैं लैंग्वेज एबिलिटी पे। लैंग्वेज एबिलिटी पे जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ और आज पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं कि पहले हम इंग्लिश का पैसेज पढ़ेंगे और देन हम किसका पढ़ेंगे, हिंदी का पैसेज पढ़ेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश में पढ़ेंगे, हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों पढ़ेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश में पढ़ेंगे हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश बाद में हिंदी में पढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया, स्कोर कुछ बच्चों का अच्छा है, कुछ बच्चों का कम है, तो वो एक बार अपना बेटर करें। पैसेज नंबर फर्स्ट को पढ़िए। प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल, जो बहुत पुरानी बात है, जो पुराना जो समय था। रिफर्स टू द टाइम बिफोर ह्यूमन सिविलाइजेशन, रिफर्स यानी को दर्शाता है। प्री हिस्टोरिक एज जो है वो किसको रेफर करती है, किसको रेफर करती है, टाइम बिफोर ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, जो मानवीय सभ्यता थी जैसे अभी है, इससे जो पहले की जो सभ्यता थी मानवीय सभ्यता, उसको क्या करती है, रिफर करती है। कौन, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज इज नोन एज द स्टोन एज, स्टोन एज यानी प्री हिस्टोरिक एज नोन एज द स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब जो पत्थर वाले थे ना, पाषाण काल सभ्यता जिसे आप कह सकते हो, स्टोन एज जिस समय पत्थरों के जिसे आग जलाई थी उसको कह सकते हैं। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, और जो स्टोन एज है उसको हम डिवाइडेड कर देते हैं 3 पीरियड्स में। दे आर द ओल्ड स्टोन एज जो पेलियोलिथिक थी, मिडिल स्टोन एज यानी जो मध्य वाली, एक तो सबसे पुरानी, फिर मिडिल एज जिसे मेसोलिथिक कहते हैं, एंड न्यू स्टोन एज जो नई है वो कौन सी, नियोलिथिक। तो इसमें भी 3 पार्ट्स कर दिए हमने। पीपल यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, फिशिंग, डिगिंग एक्सेट्रा। पीपल यूज्ड यानी पीपल यूज करते थे स्टोन टूल्स यानी पत्थर के बने हुए जो टूल्स या जो आपके औजार थे उनका, किसके लिए, हंटिंग, हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, डिगिंग, डिगिंग यानी खोदना, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, इन सबके लिए काम करते थे। ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज, ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज यानी पेलियोलिथिक जो एज थी उस समय पीपल लिव्ड इन केव्स। ये पेलियोलिथिक की बात करें, पेलियोलिथिक कौन सा होता है, ओल्ड स्टोन एज होती है, उस समय पीपल लिव्ड इन केव्स। केव्स का मतलब होता है गुफाएं, उसमें गुफाओं में रहते थे। दे यूज्ड फायर फॉर कुकिंग, वे फायर का यूज करते थे किसके लिए, कुकिंग के लिए यानी कि पकाने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का जो डेवलप है, एंड आर्ट और कला का जैसे चित्र बनाना, वाज ट्रेस्ड टू द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज केव पेंटिंग वाज द एविडेंस ऑफ दिस, यानी कि जो मेसोलिथिक जो एज की जो हमें केव्स मिली है, यानी कि जो मिडिल स्टोन एज थी मेसोलिथिक, उस समय की जो केव या गुफाएं के अंदर जो पेंटिंग हमें मिली है वो हमें दर्शाती है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट, भाषा का जो विकास है, या जैसे मैं भाषा का उद्भव हुआ था, और जो आर्ट वगैरह पेंटिंग वगैरह वो हमें कब देखने को मिलती है, मेसोलिथिक एज वाली जो गुफाएं मिलती है उसमें देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, नियोलिथिक जो एज जो आपके सबसे न्यू स्टोन एज है, नियोलिथिक एज देयर वाज एडवांसमेंट ऑफ टूल्स, उस समय जो टूल्स था उनमें एडवांसमेंट हो चुका था, उनको बड़े कर लिए थे, उनको और ज्यादा अच्छे बना लिए गए थे। पीपल स्टार्टेड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, पीपल इस समय नियोलिथिक एज में कल्टीवेशन यानी कि कल्टीवेशन का मतलब खेती बाड़ी करना यानी कि खेत की जुताई करना, क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना यानी कि अपने जो फसल उगाना, इन सब का काम स्टार्ट कर दिया था नियोलिथिक एज में। तो ये हमारा एक पैसेज था, शायद आपने ऐसा पैसेज पढ़ा भी होगा आपकी बुक्स में। अनदर नेम ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज को और क्या कहते हैं, सर प्री हिस्टोरिक एज को स्टोन एज भी कहा जाता है। वेयर द पीपल ऑफ पेलियोलिथिक एज लिव्ड, वो कहाँ रहते थे, अपार्टमेंट, हाउस, बिल्डिंग, केव। सर वो केव्स या गुफाओं में रहते थे, कहाँ रहते थे, केव्स या गुफाओं में। अपार्टमेंट बड़े बड़े होते हैं, हाउस घर होता है, बिल्डिंग बनी होती है। ड्यूरिंग विच एज पीपल स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन क्रॉप्स का कल्टीवेशन कब किया था, वो तो सबसे लास्ट में किया था ना, नियोलिथिक जो सबसे न्यू थी, मेसोलिथिक मिडिल वाली थी, और पेलियोलिथिक जो पेलियोलिथिक सबसे ओल्ड वेस्टर्न है। तो सर नियोलिथिक या न्यू वाली में उन्होंने स्टार्ट किया था आपका ये कल्टीवेशन करना। इन हाउ मेनी पीरियड्स स्टोन एज डिवाइडेड, स्टोन एज को हमने कितने में डिवाइड किया, सर 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, इसको कितने में कर दिया, 3 पार्ट्स में। मीनिंग ऑफ डिगिंग, डिगिंग का अर्थ क्या होता है, यानी खोदना, प्लो खेती बाड़ी करना, एक्सेवेटिंग, माइनिंग, देखो माइनिंग भी एक तरीके का क्या है, डिगिंग ही है, माइनिंग या खनन करना, किसी चीज को खोदकर बाहर निकालना। तो माइनिंग और डिगिंग एक ही बात है, डिगिंग यानी खोदना, माइनिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स यानी कि उसमें से खनन करना, उसमें से खोदकर बाहर निकालना। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल
से तात्पर्य मानव सभ्यता से पहले के समय का है, जब मानव सभ्यता थी उससे पहले के समय से है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग भी कहा जाता है, पाषाण युग यानी पत्थरों वाला युग भी कहा जाता है। पाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया गया है। यह है पुराना पाषाण युग जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक, और नया पाषाण युग नव पाषाण काल कहते हैं। लोग शिकार करने, मछली पकड़ने, खुदाई करने आदि के लिए पत्थर के औजारों को उपयोग करते थे इस समय। ठीक है, इस प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण युग के दौरान लोग गुफाओं में रहते थे। वे खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करते थे। भाषा और कला का जो विकास है वो हमें मेसोलिथिक युग की गुफाएं हुए उस चित्रकला से हुआ, इसका प्रमाण हमें मिलता है। नव पाषाण युग में औजारों की उन्नति हुई, लोगों ने फसलों की खेती शुरू कर दी है। प्रागैतिहासिक काल युग का दूसरा नाम क्या है? पाषाण युग। पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। किस युग में लोगों ने फसलों की खेती शुरू कर दी थी? वो सर नव पाषाण युग में कर दी थी। पूर्व पाषाण युग को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 3 कालों में। खुदाई का अर्थ क्या है? खनन, जुताई और उत्खनन। सर वो आपका किससे है? सर खनन से। वो एक्सट्रेवेटिंग था ना, एक्सट्रेवेटिंग उसका मतलब होता है उत्खनन, यानी किसी जो पुरानी चीज होती है उसको खोदकर वापस से बाहर निकालना, उसे कहते हैं उत्खनन, है ना। जैसे आपको ये पुराने, जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, ये सब हमें कहाँ मिलती है? जब हम खुदाई करते हैं तब जाकर हमें मिलती है, उसे बोलते हैं उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 2, जुपिटर, यानी कि लग रहा है कि एक जुपिटर को प्लैनेट का हुआ। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा आपके सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन है? जुपिटर। इट इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन से कौन सा, जैसे सन के बाद में इस तरह से 5th प्लैनेट कौन सा आता है? हमारा जुपिटर आता है। इट हैज 80 नोन मून्स, इसके पास में कितने हैं? 80 चांद है। 80 नोन मून्स, यानी अभी जो हमें अभी तक जो ज्ञात हो चुके हैं उसमें 80 नोन मून्स इसके हमें पता चल चुके हैं। इफ अर्थ इज साइज ऑफ ए ग्रेप, अगर आप अर्थ को एक ग्रेप की साइज का मानते हो, अंगूर के साइज का, तो जुपिटर विल बी द साइज ऑफ ए बास्केटबॉल। तो जुपिटर कितना बड़ा है कि अगर आप अर्थ को अगर एक ग्रेप मानते हो, यानी कि एक अंगूर के बराबर मानते हो, तो जुपिटर की साइज कितनी हो जाएगी? फिर बास्केटबॉल जितनी हो जाएगी। आप सोच सकते हो कि जुपिटर कितना बड़ा है। जुपिटर्स एटमॉस्फेयर इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस जो है वो 7th प्लैनेट है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और वो कौन सा है? 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का यूरेनस। यूरेनस वाज डिस्कवर्ड इन 1781। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, ये सबसे ठंडा प्लैनेट है। कौन सा? यूरेनस। जुपिटर नहीं, जुपिटर की बात यहीं तक पूरी हो चुकी है, जुपिटर की यहाँ तक पूरी हो चुकी है। अब आप यूरेनस की बात कर रहे हैं। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, क्योंकि सबसे आपका 7th प्लैनेट है, तो जितना दूर होगा सन से उतना ज्यादा ये ठंडा होगा। इट इज विंडी, यहाँ पर बहुत ज्यादा विंडी, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान आते रहते हैं। यूरेनस हैज 27 नॉन मून्स। यूरेनस के पास में कितने मून्स है? सर 27 मून्स है। इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट, तो 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है? सर यूरेनस। 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा? सर हमारा यूरेनस आपका 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है। विच प्लैनेट इज बिगर इन साइज? जुपिटर, अर्थ, मरकरी और विनस। कौन सा सर? जुपिटर आपका सबसे बिगेस्ट है। हाउ मेनी मून्स जुपिटर हैज? जुपिटर के पास में कितने मून्स है? तो सर जुपिटर के पास में 80 मून्स है। जुपिटर के पास में कितने हैं? 80 मून्स। विच ऑफ द गिवन प्लैनेट इज कोल्डेस्ट? कोल्डेस्ट कौन सा था? यूरेनस था। सिनोनिम्स ऑफ विंडी, विंडी का मतलब बहुत ज्यादा जहां पर हवाएं चल रही हो तेज तेज, तो ब्रीजी है, स्टॉर्मी है, तो कौन सा हो जाएगा? सर स्टॉर्मी, यानी कि बहुत तेज। अगर आपका जहां, वैसे ऑल ऑफ दीज, सॉरी स्टॉर्मी नहीं होगा, अगर आप विंडी की बात करो, हवा चल रही है, तो स्टॉर्मी तूफान है, तो वहां भी हवा चलती है। ब्रीजी जो भी आपका कौन सा है? हवा चलती है। और वाइल्ड का मतलब भी होता है जहां बहुत ज्यादा तूफान वगैरह चल रहे हैं, तेज तेज हवाएं चल रही है। तो तीनों इसके क्या हो गए सर? आपके सिनोनियम या इसके सिनोनियम माने जाएंगे। तो ब्रीजी का मतलब भी हवाएं चलना, स्टॉर्मी मतलब बड़े बड़े तूफान आ जाना, तेज हवाएं चलना। वाइल्ड का मतलब भी तो तेज हवाएं चलना। वाइल्ड का वैसे मत सुनना, जंगल है, वाइल्ड का मतलब भी होता है तेज हवाएं चलना। तो इसके तीनों आपके इसके सिनोनियम होंगे विंडी के। विंडी का मतलब क्या होता है? तेज तेज हवाएं चलना, तूफान चलना। इसी तरह स्टॉर्मी, ब्रीजी, वाइल्ड, ये सब होते हैं। चलिए, बृहस्पति जिसे आप क्या कहते हो? यूरेनस, और एक कौन सा? जुपिटर। जुपिटर को हम क्या कहेंगे सर? बृहस्पति कहते हैं। देखो, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वां ग्रह है। इसके 80 हमें अभी तक ज्ञात चंद्रमा है। यदि पृथ्वी एक अंगूर के आकार की है तो बृहस्पति बास्केटबॉल के आकार का होगा। बृहस्पति का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सर? 8 ग्रह हैं। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस की खोज 1781 में हुई थी। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। यह हवादार है, यानी कि बहुत तेज हवा चलती है। यूरेनस के 27 ज्ञात चंद्रमा है।
हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो यूरेनस है। कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है, बृहस्पति। बृहस्पति कितने चंद्रमा है, 80। और दिए गए ग्रहों में से कौन सा सबसे ग्रह सबसे ठंडा है, तो ठंडा यूरेनस है। हवादार का अर्थ क्या होता है, आंधी तूफानी, बाउंडर, वो आपने देखा था ना, वाइल्ड का मतलब बाउंडर, बहुत तेज तेज बाउंडर चलना, तो ये सभी इसके आपके हवादार के अर्थ होते हैं। पैसेज नंबर 3, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑल ओवर द ग्लोब ऑन 11th जुलाई टू रेज अवेयरनेस अबाउट एंड टू अट्रैक्ट ग्लोबल अटेंशन ऑन द इश्यू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व एनुअली ऑल ओवर द ग्लोब ऑन 11th जुलाई, यानी कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस। रेज यानी कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। अवेयरनेस यानी किसी चीज से आपको अवेयर करवाया गया, आपको जागरूक करवाया गया। किसके लिए, अबाउट एंड टू अट्रैक्ट करने के लिए, ग्लोबल अटेंशन, पूरे विश्व का ध्यान खींचने के लिए, ऑन द इश्यू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का ऐसे नहीं होगा कोई बम गिरा फिर जनसंख्या आ गई, मतलब जल्दी जल्दी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसकी तरफ ध्यान खींचने के लिए द नीड टू ऑब्जर्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाज फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1989। सबसे पहले जो कहा गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो 1989 में कहा गया था। इन 1987 पॉपुलेशन रीच्ड 5 बिलियन, क्योंकि 1987 में पॉपुलेशन हमारी 5 बिलियन पहुंच चुकी थी, रीच्ड। देयरफॉर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड ए रिजोल्यूशन 45/261 इन दिसंबर 1990 एस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एज एनुअल ऑब्जर्वेशन ऑन 11th जुलाई। और इसके बाद में 1990 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया 45/261 दिसंबर 1990 में, और उसके बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एनुअली 11 जुलाई को सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करने शुरू किया। When which the World Population Day celebrated 11th July. The need to observe World Population Day was first expressed by the Governing Council to United Nations. सबसे पहली बार आपको ये कब कहा गया था, ये कहा गया था 1989 में ये बात कही की थी, सबसे पहले 1989 या 1989 में कही की थी। Why was the World Population Day celebrated? क्यों किया जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। किसके कारण का किया जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड रेजोल्यूशन इन दिसंबर 1990। सिनोनिम ऑफ एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट का मींस क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, डिटोनेशन और आउटबर्स्ट, ये तीनों इसके होते हैं। किसके, डिस्ट्रक्शन एक तरह से विस्फोट हो जाना, डिटोनेशन और आउटबर्स्ट यानी अचानक से विस्फोट हो जाना, तो ये तीनों इसके सिनोनिम होते हैं, याद रखना एक्सप्लोजन के। जनसंख्या विस्फोट के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के और वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की आवश्यकता सबसे पहले 1989 में संयुक्त राष्ट्र की गवर्निंग काउंसिल द्वारा व्यक्त की गई, क्योंकि 1987 में जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1990 में एक प्रस्ताव 45/261 पारित किया, जिसमें 11 जुलाई को वार्षिक उत्सव के रूप में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की गई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की आवश्यकता सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा व्यक्त की गई थी, 1989 में व्यक्त की गई थी। कब की गई थी सर, 1989 में व्यक्त की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, जनसंख्या विस्फोट के कारण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव कब पारित किया, दिसंबर 1990 में। विस्फोट का अर्थ क्या होता है, विनाश, विस्फोट, फूटना। तो ये आपका जो आउटबर्स्ट था ना, आउटबर्स्ट तो क्या था, ये फूटना था। विस्फोट और विनाश ये सारे किसके होते हैं सर, आपके इसके पर्यायवाची होते हैं। एक पैसेज और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अकबर was born on 15th October 1542 in उमरकोट, now in सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। अकबर was the son of हुमायूं and the grandson of बाबर। बाबर का तो ग्रैंडसन था, पोता था, और हुमायूं का क्या था, पुत्र या सन था। He didn't know reading and writing, वह रीडिंग और राइटिंग दोनों नहीं जानता था, ना तो लिखना जानता था ना ही पढ़ना। बट वाज एन एडमायरर ऑफ गुड बुक्स। एडमायरर यानी कि उनका बहुत ज्यादा, मतलब एडमायरर होता है कि जैसे अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद हो तो उसे आप आप क्या हो, उसका एडमायरर हो। तो एडमायरर ऑफ गुड बुक्स यानी कि अच्छी जो किताबें थी उनका बहुत ज्यादा वो क्या था, प्रशंसक, क्या उनका बहुत ज्यादा इच्छुक था। अकबर हेड लाइब्रेरी ऑफ 24,000 बुक्स इन हिज प्लेस। अकबर के प्लेस में, पैलेस ये प्लेस नहीं है, पैलेस का मतलब होता है महल, उसके महल में लाइब्रेरी थी जिसमें 24,000 बुक्स थी, 24,000 पुस्तकें थी। आप पूछोगे सर वो फिर पढ़ता कैसे था, उसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, और किसी को रखकर उससे पढ़वाता था। अकबर गॉट एनथ्रोन्ड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई राजा है, उस राजा को जो राज तिलक किया जाता है, उसको जो सिंहासन पर बैठाया जाता है, उसे बोलते हैं एनथ्रोन्ड। एट ए वेरी अर्ली स्टेज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि उसको 14 वेरी अर्ली स्टेज एज, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में, 14 साल की उम्र में उसको क्या कर दिया गया था, एनथ्रोन्ड, यानी उसको सिंहासन पर बैठा दिया गया था। एनथ्रोन्ड का मतलब होता है सिंहासन पर बिठा देना। ही रूल्ड
फ्रॉम 1556 टू 605, उसने 1556 से लेकर 1556 से 605 तक उसने रूल्ड किया। रूल्ड का मतलब यहाँ पर शासन किया। एंड क्रिएटेड ए स्पेशल रिलीजन, और उसने स्पेशल रिलीजन एक क्रिएट किया, यानी कि रिलीजन का मतलब होता है धर्म, कोल्ड दीन ए इलाही। दीन ए इलाही उन्होंने किया रेस्पेक्ट हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और हिंदू और इस्लाम दोनों का रेस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल रिलीजन क्रिएट किया। कौन सा? दीन ए इलाही। अकबर गोट द टाइटल ऑफ शहंशाह, अकबर को टाइटल मिला किसका? शहंशाह का। बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, फील्डनेस उसकी जो निडरता उसके लिए, और ब्रेवरी उसके साहस के लिए। अकबर गोट डिसीड इन 1605 ऑन द 5th अक्टूबर, और 15 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1605 को उनकी डिसीड यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 605, 1556 से 1605। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। वाई अकबर गोट द टाइटल ऑफ शहंशाह? काइंडनेस, फील्डनेस, ब्रेवरी। तो सर उसके लिए सबके लिए मिला था, तो ऑल ऑफ द दीज। अकबर वाज द ग्रैंडसन ऑफ बाबर। ऑन विच डेट अकबर वाज डिसीज? अकबर की डेथ कब हुई थी? 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनथ्रन्ड? एनथ्रन्ड का मतलब क्या होता है? सिंहासन करना। लिफ्टेड, प्रोमोटेड, एडोड। प्रोमोटेड भी वही है कि एनथ्रन्ड करके उसको प्रमोट कर दिया। लिफ्टेड यानी आगे बढ़ा दिया गया। एडोड, उसको एडोड मिल गया, तो उसको मतलब उसको सिंहासन दे दिया गया। तो आपका ऑल ऑफ दिस, इसके तीनों इसके सिनोनियम आपके माने जाएंगे। इसका मतलब एनथ्रन्ड का मतलब होता है सिंहासन देना। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, अब सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में हुआ था। अब अकबर हुमायूं का पुत्र और बाबर का पोता था। वह पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे, लेकिन अच्छी पुस्तकों के प्रशंसक थे, जो एडमायरर प्रशंसक थे। अकबर के महल में 24,000 पुस्तकों की पुस्तकालय था। अकबर 14 वर्ष की अल्पायु में सिंहासनारूढ़, यानी जो आपका एंथ्रन था ना, उसको सिंहासन मिल गया था। उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया और हिंदू धर्म और इस्लाम का सम्मान करने के लिए दीन ए इलाही नामक एक विशेष धर्म अपनाया। अकबर को उसकी दयालुता, निडरता और बहादुरी के कारण शहंशाह की उपाधि मिली। 1605 में 25 अक्टूबर को अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर ने से तक शासन किया। 1556 से 1605 तक अकबर को शहंशाह की उपाधि मिली थी। दया, निर्भरता, बहादुरी ये सभी के कारण मिली थी। अकबर किसका पोता था? अकबर आपका हुमायूं को पोता था। अकबर की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? 25 अक्टूबर को। सिंहासनारूढ़ का अर्थ क्या होता है? राजारोहण, पदोन्नति और राज तिलक, तीनों इसके होते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? राज तिलक। जैसे आपका यहाँ पर मैं मीनिंग लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसे आपका लिफ्टेड का मतलब होता है आपका सिंहासन मिलना, राजारोहण। अडोड का मतलब क्या होता है? अडोड का मतलब होता है राज तिलक करना। अडोड का मतलब राज तिलक, इसका मतलब होता है अडोड का मतलब राज तिलक। पदोन्नति आपका लिफ्टेड, और लिफ्टेड का मतलब राजारोहण। लिफ्टेड का मतलब राजारोहण। अडोड आपका ये होता है, और पदोन्नति आपका वो प्रोमोटेड का मतलब पदोन्नति। तो ये सब कुछ सिंहासन होती है। और इस तरह से आपने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अपना स्कोर बता दीजिए फटाफट से, 80 में से कितना स्कोर रहा है आपका। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8696503800, उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और साइड में आपको जो नवोदय क्विज पीडीएफ दिखाई दे रहा है, इसको डाउनलोड करके आप फ्री पीडीएफ्स वगैरह क्विजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपसे फिर मुलाकात करते हैं नए पेपर के साथ में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।